Okay, let's begin again. We were talking about the domains of SPM that we have been studying. और उसमें आपको ये बता रही थी कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है और जब तक हमने एफर्ट एस्टीमेट की है उसके बाद हम एक्टिविटी प्लानिंग करते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर सेशन 2 इफ़ दे आर एक्सपेक्टेड, तो क्योंकि उसके 2-3 लेक्चर्स हैं which will take time. So we are starting with another domain which actually comes after activity planning, or you can also start it at the level of planning. So आपके पास different levels पे different information होती है, तो आप एक different extent तक risk management कर सकते हैं. So today we are going to learn about कि risk होते क्या है, उनको हम identify कैसे कर सकते हैं, कौन सी types होती हैं और उनको reduce करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. So it's a very easy topic for you to discuss. So I will very much appreciate अगर आप लोग जब मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसको रिस्पॉन्स करें और पार्टिसिपेट करें थोड़ी सी डिस्कशन के अंदर, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ कॉमन डिस्कशन. इसके अंदर कोई इस तरह के टेक्निकल टर्म्स या टूल्स नहीं है, ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ईजियर मोर इफ you discuss it yourself. So we are talking about the risk management, ठीक है. और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ हमारे एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना होता है. जैसे हर एक डोमेन के अंदर हमारे एक सर्टन रूल्स हैं, इसी तरह से रिस्क के लिए भी हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क मिटिगेट करने के लिए हमारे पास इस तरह के स्टेप्स हैं दैट वी इफ़ वी फॉलो तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो सकती है और बाद में हमारे लिए मसला क्रिएट नहीं कर सकती. तो इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि वी विल डिस्कस के रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, देन हाउ कैन वी प्लान टू रिड्यूस दैट रिस्क, एंड व्हेन वी हैव एक्चुअली प्लान टू रिड्यूस दैट रिस्क, तो जो चीज़ हमने प्लान की है उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको किस हद तक प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं लाइक PERT रिस्क टेक्निक्स एंड क्रिटिकल चेंज. PERT टेक्निक्स अगर आपको याद हो तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, and after that you have talked about the cost estimation. तो उसके अंदर भी हमने PERT टेक्निक का जिक्र किया था और I have told you कि when we will be discussing the risk management we will be discussing this in detail, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उन कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट हमारी रिस्क मैनेज करने पे लग रही थी हम उसको भी इंक्लूड कर रहे थे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. सो यहाँ पर वो चीज़ मैंने उस वक्त रिस्क मैनेजमेंट के लिए छोड़ी थी और वो चीज़ भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने से पहले हमें ये पता हो कि हम रिस्क किस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है. और रिस्क आप किस तरह की चीज़ होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है. अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेड रिस्क भी होते हैं, लेकिन आप उनको ये कह सकते हो कि यू आर नॉट श्योर कि वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है इस पर आप श्योर हैं कि ये चीज़ नहीं होगी और वो चीज़ हो जाती है. सो रिस्क बेसिकली आपकी अनसर्टिनिटी ऑफ एनी कंडीशन और इवेंट का नाम होता है, ठीक है. एंड इट मे हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि रिस्क कोई इस तरह की चीज़ है तो यूजुअली जो डेफिनेशन से पहले लोगों के जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में भी ये चीज़ होती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिस्क, एक्चुअली हमारे माइंड के अंदर एक नेगेटिव नोशन ही चल रही होती है कि हमें नुकसान हो जाएगा. तो रिस्क को जब हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये कोई अनसर्टेन इवेंट है तो हमें नहीं पता कि वो इवेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से इफेक्ट करेगा. सो इट कैन बी अ पॉजिटिव इफेक्ट एंड इट कैन बी अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है. हाउ कैन यू से कि रिस्क का कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी रिस्क का पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आप लोगों के ख्याल में? मैम गलती से सीख सकते हैं मैम, जो गलती से मिस्टेक्स. यस, गुड लर्निंग हो सकती है, वेरी गुड. और कोई आप लोगों के ख्याल में क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि कोई आपके ऐसे अनसर्टेन चीज़ें हों आपके प्रोजेक्ट के दौरान जो कि आपको एक पॉजिटिव, नेगेटिव के सेंस में तो आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि जी एक्सपेक्टेड से बजट ज़्यादा हो गया है, टूल हमने सही यूज़ नहीं किया है, इसकी बजाय हमें ये वाला लैंग्वेज टूल यूज़ करना चाहिए था. तो ये तो रिस्क हैं. या हमने सारी फंक्शनलिटी दी है, इंटरफेस से हमारे यूजर्स खुश नहीं हैं. तो इस तरह के आपके नेगेटिव इफेक्ट्स में तो आप बहुत सारी एग्जांपल्स मुझे दे सकते हैं. तो आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, इस तरह की क्या अक्रेंसेस हो सकती हैं जिनके बारे में आप अनसर्टेन हैं लेकिन ये हो सकता है कि वो आपकी कोई पॉजिटिव आप
का इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट को दे। एक तो लर्निंग हो गया, दैट्स वेरी वैलिड, और शाबाश, और कोई बताएगा? गुड वर्क हो जाना मैम, मतलब प्रोजेक्ट का वर्क कर जाना। प्रोजेक्ट का कवर कर जाना, किस तरह के रिस्क से प्रोजेक्ट अच्छा वर्क कर जाएगा? मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिहाज से कोई रिस्क ले रहा है तो मतलब कि शायद हो जाए या ना हो, तो अगर वो फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है तो यस। अच्छा, मोस्टली इस तरह से होता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू टेक द रिस्की प्रोसेस, रिस्की प्रोजेक्ट्स। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला प्रोसीजर कर रहे हैं या ये वाला मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम इंक्रीमेंटल कर लें या चले हम इंक्रीमेंटल नहीं करते हैं, वर्क ब्रेक डाउन कर लेते हैं और एंड पे ही सिर्फ हमें यूजर्स को हम दिखा रहे हैं। तो इसमें इस तरह के सिचुएशन में लेट्स सपोज आपके पास एक रिस्क हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है कि उसमें यूज़र इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर वाटरफॉल मॉडल लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट से वो ज़्यादा चेंज जो है वो आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर ना आए, उसकी वजह से स्केड्यूल डिलेज हो जाएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही लगाएंगे, अब अगर सॉरी वाटरफॉल मॉडल ही लगाएंगे। और वाटरफॉल मॉडल में ये होता है कि आपके यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो आपने किस्म का रिस्क लिया है और फिर भी एंड पे आपकी टीम एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर लेती है कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस की डिमांड वो फिर भी नहीं करते एंड यूजर्स आर हैप्पी वट एवर यू डिलीवर दैम। सो ये जो आपने डिसीजन लिया था कि हम एक वाटरफॉल मॉडल लगाएं, ठीक है, एक इस तरह के प्रोजेक्ट पे जहाँ पे वो शायद 90 to 80% फिट नहीं होता, लेकिन वो 60 to 70% फिट होता है, यानी कि उसके चांसेस कम हैं फिट होने के। कभी कोई मॉडल 100% तो कभी नहीं होता, वो तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन ये नहीं कि उसके चांसेस कम थे, लेकिन यू टेक दैट रिस्क। सो इस तरह की आपकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनको हम रिस्क कहते हैं, ठीक है, और वो उसका इफेक्ट, रिस्क का क्या इफेक्ट होगा वो भी अनसर्टन होता है, हमें कभी पता नहीं होता कि रिस्क जो भी है उसका क्या इफेक्ट होगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके जो बहुत ही आइडेंटिफाइबल रिस्क होते हैं उनके इफेक्ट्स भी आइडेंटिफाइबल होते हैं। आपको उन रिस्क का पता होता है कि अगर ये चीज़ अगर करेगी, ठीक है, अब आप अनसर्टन हैं कि वो अगर करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर इस तरह हो गया तो ये चीज़ हो सकती है। जो इस तरह वाली सिचुएशन होती है उस चीज़ को आप रिस्क कहते हैं। तो बहुत सारे रिस्क की जो काइंड्स हैं उसके अंदर आपको उसके इफेक्ट का पता होता है, आप इफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कभी उनका इफेक्ट जो है वो अनसर्टन भी होता है। तो रिस्क इटसेल्फ एक अनसर्टन चीज़ है, तो उसके इफेक्ट भी हमारा कभी सर्टन नहीं हो सकता है, ठीक है, because it relates to the future. That is the main key point for the risk, and that is the reason that it is uncertain and its causes are also uncertain. ठीक है, अब आपके जो अगर हम बहुत ही मेजर रिस्क की बात करें, जैसे मैंने आपको एक वाटरफॉल की एग्जांपल दी, यहाँ पे एग्जांपल है कि लेट्स सपोज कि आपकी टीम ऑफ डेवलपर्स में से एक डेवलपर छोड़ जाता है, ठीक है, ही गेट्स अ न्यू जॉब एंड ही लीव्स एंड ही वाज द ओनली वन जो कि एक पर्टिकुलर टूल पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। Now then you have to hire a new person, then you have to train him and all that, and then make him understand the whole scenario of the project and all that. तो ये सारी चीज़ें जो होंगी उससे क्या होगा, आपकी टास्क डिले हो जाएगी। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको कॉज भी पता चल रहा है और आपको इफेक्ट भी पता चल रहा है। एक रिस्क जो अकर हुआ है, रिस्क क्या है कि डेवलपर ने लीव किया है, उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपकी टास्क डिले हो जाएगी डेफिनेटली जब तक आप एक नए बंदे को हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे। सो इसका इफेक्ट ये होगा। सो मोस्टली रिस्क कभी भी बगैर इफेक्ट के नहीं होते, लेकिन वो इफेक्ट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, उसमें आपके टास्क भी, स्केड्यूल डिलेज भी हो सकते हैं, उसमें आपके कॉस्ट के ओवररन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और रिस्क की एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक डेवलपर चाहिए, ठीक है, और आपके पास जो जब स्किलफुल डेवलपर आएगा तो वो आपसे डेफिनेटली अपनी क्वालिटीज़ की वजह से यू हैव टू पे हिम मोर, ठीक है। लेकिन अगर आप लेस एक्सपीरियंस एक प्रोग्रामर को रखते हो और उसने उस टूल पे काम किया हुआ लेकिन वो शायद बहुत ज़्यादा माहिर ना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप उसको थोड़ा भी पे करोगे तो वो आपको काम करके दे देगा। तो अगर आपने बजट का कोई इशू है तो आप भी एक तरह से रिस्क ले रहे हो कि आप एक लेस एक्सपीरियंस्ड बंदे को एक काम दे रहे हो, ठीक है। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो ये हो सकते हैं कि या तो काम क्वालिटी का नहीं होगा,
या ये हो सकता है कि टास्क डिले हो जाएगी, तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट ये भी हो सकता है कि हो सकता है लेक्स एक्सपीरियंस था लेकिन उस बंदे ने जल्दी पिक करके मुझे काम फिर भी टाइम पे दे दिया और अच्छा काम दिया है, तो वो आपको एक पॉजिटिव रिस्क होगा। अब रिस्क क्या था? रिस्क ये था कि आपने एक लेक्स एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया। अब उसका इफेक्ट जो है वो आपको तब पता चलेगा जब हो जाएगा। तो ये जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ थी कि आपका ये भी पॉसिबल है कि टास्क डिले हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि वो टाइम पे कर ले, तो फिर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा कि आपकी कॉस्ट भी बचत हो गई और काम भी हो गया। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, बट देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। बाउंड्रीज जो है उसका मतलब ये है कि हमें कौन कौन सी सिचुएशन को किस तरह से प्लान और कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हमें हमारे क्या एग्जाम्पशंस हैं, एंड देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट वी हैव टू परफॉर्म इन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड में मैंने आपको बताया कि दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट वी हैव टू परफॉर्म, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट, एंड देन वी हैव फर्दर मोर sets of activities that we have to perform in each phase of this risk management. So let's talk about them one by one. उससे पहले आपको रिस्क के बारे में थोड़ा सा और कुछ की पॉइंट्स हैं आपको पता चल जाए, हिंट्स आपको मिल जाए कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या किस चीज़ को आप रिस्क कह सकते हो। सो यूजुअली जो रिस्क होता है, एक तो हमने ये डिफाइन किया कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट जो आपके प्रोजेक्ट पे आए। ठीक है, दूसरा आपका रिस्क आप जब यूजुअली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपके जहन में आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उन चीज़ों को ढूंढें, उन इवेंट्स को ढूंढें या उन डिसीजंस की बात करें या उनको आइडेंटिफाई करें जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मसला खड़ा कर रहे हों। वो चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट की रिस्क होते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट रिस्क are basically those events or those decisions that you have to make which make hurdles for the achievement of your project's objectives. ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि दे आर प्रोजेक्ट रिस्क। और प्रोजेक्ट रिस्क की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली हम प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रोजेक्ट है, हम उनके कॉन्टेक्स्ट से बात करते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हर स्टेक होल्डर। जब आपको याद होगा जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट प्लान पढ़ा था और उसके अंदर एक हमारा जो सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे ही था। और सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको इस तरह के कुछ हिंट्स और तरीके बताए गए थे कि आप कैसे कर सकते हो। तो उसमें हमने ये कहा था कि पहले तो आप मेन फोकस आपका ये होता है कि आपका फंक्शन क्या होगा आपके प्रोजेक्ट का, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो किस चीज़ से खुश होंगे, उस चीज़ को आप ऑब्जेक्टिव्स में डाल सकते हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स इंप्रूव होते हैं। तो यही चीज़ होती है जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम यही देखेंगे कि जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसमें जब हम रिस्क की बात करते हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट टीम या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, उनके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हम देखते हैं कि उनकी जो आइडिया है कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए उसमें क्या चीज़ें हर्डल्स पैदा कर रही हैं, उन चीज़ों को हम रिस्क कहेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस को डिफाइन करती हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट उनको फुलफिल नहीं कर रहा है तो देयर शुड बी अ रीज़न कि वो क्यों नहीं कर रहा है, या अगर आप उन चीज़ों में से किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट का यूजुअली सक्सेस फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बाज़ दफ़ा आपकी प्रोजेक्ट की सक्सेस आप इस तरह से मेजर करते हैं कि वो ऑन टाइम हो, विद इन बजट हो। बाज़ जगह पे आप फंक्शनैलिटी को देखते हैं, बाज़ जगह पे आप ये देखते हैं कि उसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव ये था कि फ़िलहाल चलो अगर मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरी मार्केट प्लेस में जगह बन जाए, तो आपकी रेपुटेशन पे कितना इन्फ्लुएंस हुआ है वो वाला प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पे आपका जो प्रोजेक्ट सक्सेस है उसको आप मेजर करेंगे उसके साथ, चाहे आपका कोई फाइनेंशियल टर्म्स में कोई बेनिफिट हुआ हो कि ना। तो जो प्रोजेक्ट सक्सेस है उसी की भी कोई एक डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस की बात हो रही है स्पेसिफिकली। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेस की जो है उसमें ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं कि आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो और कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ही आपके बेसिकली प्रोजेक्ट के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड दे कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे यही होते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है दे शुड बी ऑन टाइम, विद इन बजट, फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो,
और हमें कस्टमर्स विन करके दे रहा हो, मार्केट में हमारा एक जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बन जाए, ठीक है, या आपका रेवेन्यू जनरेट अच्छा खासा हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरह के जो आपके फैक्टर्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्क। तो आप इन फैक्टर्स को देखो कि कहाँ पे इन वाले सारे फैक्टर्स पे आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो इट मीन्स कि यू आर एक्चुअली टेकिंग द रिस्क, ठीक है। So there are this is the name of the software scientist who had categorized risk in different categories. Categorization से ये आसानी हो जाती है कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। When you know कि हमारे पास इस तरह की कैटेगरीज हैं तो आप हर कैटेगरी के लिए लुक फॉर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, then you can find out different kinds of risks. तो हमारे पास जो टोटल उसने कैटेगरीज बताई, उसने कहा कि रिस्क कैन बी एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, टास्क एंड एक्टर्स. So let's talk about that. How are these things involved and associated with the risk? Actors क्या होते हैं, मुझे कोई बता सकता है? सॉफ्टवेयर सिस्टम के एक्टर्स कौन होते हैं या क्या होते हैं? कौन को छोड़ते हैं, क्या होते हैं? यूजर। ठीक है, यूजर कौन? यूजर, अच्छा फॉर एग्जांपल एंड यूजर मैम। ठीक है, एंड यूजर्स डिफरेंट होते हैं ना। अब आपके फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई क्या कहना चाहिए, अगर आपका कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज के जिसके अंदर आपकी जो ऑटो इग्निशन टाइप कार है, तो उसके अंदर आपका एंड यूजर कौन होगा? उसको क्या कहेंगे आप? कौन सा मैम? एंड यूजर कौन होगा? अगर आपकी ऑटो इग्निशन कार है, आपने बनाई है, ठीक है, तो उसका एंड यूजर कौन है सिस्टम का? उसको क्या कहेंगे ड्राइवर आप? मैम। एग्जैक्टली, ड्राइवर। एंड यूजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक आपने कहा जी यस। आपके यूजर्स एक्टर्स हो गए, और कौन एक्टर होता है? एक्टर होता क्या है वैसे जनरली? ड्रामा में काम करने वाला नहीं, सॉफ्टवेयर सिस्टम वाला एक्टर कौन होता है? तो जो जो मैम सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब जो इंटरेक्शन कि करते हैं सिस्टम के साथ। यस, जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो या उसकी फंक्शन को इनिशिएट कर रहा हो, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली एक्टर होता है। अच्छा, एक्टर्स के अंदर आपके वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि वो लोग भी हो सकते हैं और सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एक्टर्स इज ऑलवेज अ ह्यूमन। और एक्टर्स जो यस। हैं वो आपकी वो होते हैं जो इनिशिएट कर सकते हो, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या जो किसी प्रोसेस को परफॉर्म होने में असिस्ट कर रहे हो, ये सारे आपके एक्टर्स होते हैं। सो कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टर्स एंड सेकेंडरी एक्टर्स? प्राइमरी एक्टर्स कौन होंगे और सेकेंडरी एक्टर्स कौन होते हैं? प्राइमरी एक्टर कौन होता है, चलो ये बताओ। मैम जो एंड यूज़र मेनली यूज़ कर रहे होते हैं, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर को, वो प्राइमरी यस, होते हैं। कोई भी एंड यूजर, यस गुड, कोई भी एंड यूजर, कोई भी सिस्टम या ह्यूमन जो कि डायरेक्टली इनिशिएट करता है किसी सिस्टम के फंक्शन को, तो वो प्राइमरी एक्टर होता है। तो सेकेंडरी एक्टर्स वो क्या होते हैं? मैम वो डेवलपर्स भी हो सकते हैं मैम, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के या उसके। आपके जो सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो कि किसी फंक्शन को परफॉर्म होने में असिस्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सेकेंडरी एक्टर कोई ना कोई एपीआई भी हो सकती है। अगर आपका कोई और सिस्टम है अलग, तो वो भी आपका हो सकता है, सेकेंडरी एक्टर हो सकता है। लेट्स सपोज कि आप अगर किसी और सिस्टम का कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं विच इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू परफॉर्म द एनी मेजर फंक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेमेंट टाइप का कोई आपका फीचर है इन योर सिस्टम, तो आप वो जो पूरा फीचर बनाते हैं वो तो आप बनाते हो, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होती है वो तो आपके बैंक की ही एक सर्विस है, और वो बैंक की सर्विसेज ही आपको प्रोवाइड कर रही होती है ना। वो आपकी एप्लीकेशन तो नहीं कर रही होती ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शन वाला काम है वो आपकी बैंक की सर्विस ही आपको आपका वो चीज़ रन करती है। तो आप वो जो यूज़ कर रहे हो, जो आपकी बैंक पूरा सिस्टम होगा ना, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर रहा होगा, उसको आप एक सेकेंडरी एक्टर कह सकते हो। अच्छा, इफ दे आर द सेकेंडरी एक्टर्स, एक और टाइप ऑफ एक्टर्स होते हैं ना जिसको हम कहते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स, वो क्या होते हैं? सपोर्टिंग एक्टर्स क्या हो गए? जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया सपोर्टिंग एक्टर की भी।
मैम स्टेक होल्डर। मोहम्मद रफीक, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही बेटा। जो सपोर्टिंग एक्टर्स नहीं, स्टेक होल्डर भी जब आप कहते हैं ना, तो स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। आपका डेवलपर भी स्टेक होल्डर है, आपके एंड यूजर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स भी। एंड यूजर और कस्टमर में भी फ़र्क होता है, ठीक है। कस्टमर इज़ फॉर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बेसिकली, और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होती है जो आप कोई कस्टमर आपको अपनी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स बताता है, उसके अकॉर्डिंग जो आप बनाते हैं। एनीवेज दैट इज़ अ ग्रेट डिस्कशन। स्टेक होल्डर्स के बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिफरेंट वो होते हैं, तो हम खाली स्टेक होल्डर्स नहीं कह सकते। एक्चुअली जो मैंने आपको बैंक वाली एग्जांपल दी है ना, दैट इज द सपोर्टिंग एक्टर। वो सपोर्टिंग एक्टर, इट इज असिस्टिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट टू प्रोसेस। जो आपके सिस्टम की किसी फंक्शन को प्रोसेस करने में हेल्प करता है ना, उस चीज को हम लोग जो है वो कहते हैं कि इट्स द सपोर्ट। हैव एन ऑफ स्टेज एक्टर डेफिनेशन भी हमारे पास होती है। ऑफ स्टेज एक्टर कौन होता है? व्हाट आर, उसको तो नेम बता रहा है, ऑफ स्टेज का क्या होगा? मैम ये जो सेकेंडरी स्पॉन्सर एक्टर्स करते भी हैं, होते हैं, वो समहाउ कहीं ना, हाँ, स्पॉन्सर करने वाले आपके ऑफ स्टेज एक्टर्स हो सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द ऑफ स्टेज एक्टर्स। ऑफ स्टेज एक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके सिस्टम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे होते, उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते, असिस्ट नहीं कर रहे होते, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। वो आपके ऑफ स्टेज एक्टर्स होते हैं, बट दे हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये ऑनलाइन अगर आपके कोई सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल फॉर FPR, फॉर टैक्सेशन एंड ऑल दैट, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट एज इन गवर्नमेंट एक इस तरह की कमोडिटी है जो कि उसको इस तरह से डायरेक्ट इंटरेक्ट और उस तरह से नहीं कर रही है, लेकिन दे हैव अ ग्रेटर स्टेक इन दैट एप्लीकेशन, इन दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसलिए उनको हम लोग ऑफ स्टेज एक्टर्स कह सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं स्पॉन्सर्स हैं, वो आपके ऑफ स्टेज एक्टर्स होते हैं। सो एक्टर्स से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं आप लोगों के ख्याल में? अब तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा, मतलब गैस कर सकते हैं एक्टर्स से रिलेटेड क्या आपके रिस्क हो सकते हैं। अगर मैं स्टाफ की बात करूं, आपके जो प्रोजेक्ट का स्टाफ है वो भी आपके एक्टर्स है ना, ठीक है। एक्टर्स, अगर मैं कहूँ कि एनीबडी इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट, तो आपके जो एक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखें तो क्या रिस्क हो सकता है? कलेक्ट टीम मेंबर्स के हिसाब से आपके क्या रिस्क हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के कोई रिस्क होंगे आपके प्रोजेक्ट में कि नहीं हो सकते? मैम उनको जी अगर सुहेब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काम सही से ना आता हो या वो काम ठीक से ना करें, टाइम से ना करें, और इस हिसाब से मैं उनको सॉफ्टवेयर हाँ, सही से यूज़ मतलब करना आप आता हूँ। ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, someone leaves you, one of the team members leaves you in the middle of project development, or someone you lose, ठीक है, ऐसे इसमें होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेंगे, ये मेरा काम नहीं, और इसके अलावा दूसरे का क्या हो काम, सकते और हैं? इस तरह से अपने हाँ, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, ना लें। yes. So these can be the associated risk which are categorized under the risks which are associated with the actors. Then we are going to talk about the technology. Technology वो category है risk की which is relevant to the tools and methods, basically tools, not methods, tools that you use for your system, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो काम जावा में करना चाहिए था लेकिन आपने C++ में किया, सो यू टुक द रॉन्ग डिसीजन, दैट इज़ अ रिस्क कि आपने गलत टूल चूज़ किया। आपको इस वाले SDK को नहीं यूज़ करना चाहिए था, आप ये वाला SDK यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बच्चे ये बड़े फ्लटर यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके पास किसी की कोई ना कोई शॉर्टकमिंग होगी, किसी दूसरी का कोई फ़ायदा होगा। तो अगर आप बाद में लेट्स सपोज कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं बट लेटर ऑन यू वांट टू रन इट ऑन iOS, तो फिर बेहतर है कि आप उसको फ्लटर में बनाएं,
ठीक है, और अगर आप उसको पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में बना लेते हैं, सो इट मीन्स दैट यू एक्चुअली टुक अ रिस्क। और अगर आप उसके लिए उसका प्लेटफॉर्म चेंज करने वाले हैं, तो इट मीन्स दैट यू विल हैव टू डू ऑल द डिजाइनिंग एंड ऑल एवरीथिंग अगेन, एंड यू हैव टू डेवलप इट इन द डिफरेंट SDK। ठीक है, तो आपने क्या SDK, आपने क्या चूज किया है, आपने टूल कौन सा चूज किया है, दैट इज रेलेवेंट टू द टेक्नोलॉजी। देन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर से आपकी क्या एसोसिएटेड रिस्क हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जितना जल्दी जवाब नहीं उतना जल्दी क्लास खत्म होती है। शाबाश, बताएं। चलिए, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉफ्टवेयर क्या होता है। कोई भी एप्लीकेशन है, उसके स्ट्रक्चर में आप किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। डिजाइन या मॉडल कोई। yes, डिजाइन या मॉडल या आर्किटेक्चर को। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ओवरऑल, तो प्रोजेक्ट के अंदर देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर उसका एक सिर्फ छोटा सा पार्ट होती है। तो जब हम प्रोजेक्ट की पूरी एक्टिविटीज़ और पूरे सिस्टम्स और इन फेजेस और इन सारी चीज़ों का अगर हम बात करें, तो इट मीन्स दैट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो आपके ख्याल में क्या होता होगा, उसमें हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट। मैम डिवाइसेस वगैरह होगी या फंक्शन, उनके सोर्स कोड किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से फाइल्स को रखना है, इस तरह से। जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना जो आप परफॉर्म कर रहे होते हो। लाइक आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली मैनेजमेंट के लिए कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रिस्क आपके वो रिस्क होते हैं जो कि आपके मैनेजमेंट रिलेटेड इशू होता है ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, उस चीज़ को आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट के पूरे स्ट्रक्चर में अगर कोई गलत है, कोई चीज़ आपने टीम गलत एलोकेट की है, या आपने स्ट्रेटजी गलत चूज की है, दैट वुड बी एनी रिस्क दैट वुड बी एसोसिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट। टास्क, आपकी वो टास्क होती हैं जो कि आप डिसाइड करते हो इन द मैनेजमेंट डोमेन्स, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ या टास्क आप डिसाइड करते हो ये काम करना है, और उनको आप डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से, डिफरेंट टेक्निक से आप उनको मेजर करते हो। कभी उनकी एवेल्यूएशन कर रहे होते हो, कभी एवेल्यूएशन तो चलो अच्छी बात है, उससे आपके रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाता है। जो एस्टिमेशन होती है ना, एस्टिमेशन इश्यूज जो होते हैं, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द टास्क। कि अगर आपने लेट्स सपोज के नंबर ऑफ टीम्स 5 चाहिए थे, लेकिन आपने 2 ही दी हैं, या आपने जो है इसको स्केड्यूल आपने किया था 1 वीक तक, और इसको टाइम ज़्यादा चाहिए, या इसको हमें जल्दी देना था, 4 दिनों में देना था, और आपने इसको आपने 5 दिनों में या 7 दिनों में इसको किया हुआ है, तो इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि दे आर रेलेवेंट टू दी टास्क। तो इस तरह के जो इश्यूज होंगे वो आपके टास्क से रेलेवेंट इश्यूज होंगे। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, आप इन सारे कैटेगरीज को ध्यान में रख के 1 बाय 1 भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जस्ट एक हिंट के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। एक्टर्स रेफर टू ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो एग्जांपल है वो लिखी हुई है कि हाई स्टाफ टर्नओवर। टर्नओवर का ये मतलब होता है कि आपका स्टाफ लाइक इट्स वेरी फ्रिक्वेंटली इट्स कमिंग एंड गोइंग, और जो लीविंग की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन वी हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर आप जो टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आप जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी टेक्नोलॉजी होती है ना, तो दोनों चीज़ों को आप जो है रेलेवेंट चीज़ें आप टेक्नोलॉजी के टर्म में ले सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आप जो सॉफ्टवेयर आप जो बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर वो कितनी अप्रोप्रिएट है, या उसके कितने पॉसिबल, उसके अंदर कितने फॉल्ट्स हैं या नहीं हैं, या वो कितनी एफिशिएंट है, उस चीज़
से रिलेटेड रिस्क भी आपके टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों तरीकों में रेलेवेंट है। जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं टू डेवलप और जो चीज़ आप खुद जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, दोनों से जो रेलेवेंट चीज़ें होंगी वो आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। इट मीन्स दैट यू हैव टू इंक्लूड दी फॉल्ट्स एंड एरर्स ऑफ योर प्रोडक्ट एज वेल। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो योर प्रोडक्ट इज सॉफ्टवेयर डेफिनेटली। स्ट्रक्चर के अंदर भी बेसिकली टॉक अबाउट द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। तो आप जो मैनेजमेंट की डिफरेंट डोमेन्स पढ़ रहे हैं उसके अगर आपकी आपने गलत टूल गलत जगह पे लगाया है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ रिस्क। ठीक है, और अगर आप मैनेजमेंट गलत कर रहे हैं तो आपको पता है आपके किस किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। आप ड्यूरेशन गलत एस्टिमेट कर लेंगे, आप कॉस्ट गलत एस्टिमेट कर लेंगे, आपकी प्लानिंग पे बड़ा इशू हो जाएगा। तो इस तरह के जो सारे रिलेटेड इशूज़ हैं जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन्स हैं वो सारे आपके एज अ स्ट्रक्चर के अंदर आ सकते हैं। हमारे पास रिस्क की नेचर डिफरेंट हो सकती है बेस्ड अपॉन के व्हाट हैव कॉज्ड देम। ठीक है, आपके जो रिस्क हैं वो बने क्यों हैं, वो क्यों आ रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन द रीजंस दैट एक्चुअली मेक अप द रिस्क इन योर प्रोजेक्ट हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपने गलत एस्टिमेशन की है या आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसके अंदर एस्टिमेशन करना मुश्किल है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक रिस्की प्रोजेक्ट होगा। सिर्फ गलत एस्टिमेशन ही रिस्क नहीं हो सकती, फेसिंग द डिफ़िकल्टी इज़ ऑल्सो द रिस्क। कि आप एक डिफ़िकल्ट चीज़ को जब हल कर रहे हैं तो आप कितना सही तरीके से कर रहे हैं, दैट्स अ रिस्क। ठीक है, और प्लानिंग प्रोसेसेस के अंदर जो चीज़ें हम प्लान कर रहे होते हैं, जो भी हम बजटिंग कर रहे हैं, कॉस्ट प्लान कर रहे हैं, ऑल दैट, उसके अंदर हमारे रिस्क आ सकते हैं। सिमिलरली रिस्क ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स अकरिंग। अनफोर्सीन इवेंट्स वो होते हैं जो कि आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, तो या आपने जो मिस आउट कर दी हैं कुछ चीज़ें तो वो उनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं रिस्क आपके आ सकते हैं। सो वट एवर कॉज द रिस्क उसी की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को। ठीक है, वो आपके एस्टिमेशन की गलत प्लानिंग की वजह से हो सकते हैं, ये मुश्किल प्लानिंग की वजह से हो सकते हैं, मुश्किल एस्टिमेट्स की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव मिस ऑन एनीथिंग या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर कर गई है तो उसके लिए हो सकते हैं। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है फॉर हैंडलिंग द रिस्क, उसके लिए जो steps that we have to follow, they are risk identification, analysis and prioritization, risk planning and monitoring. Identification means that you have to identify कि हमारे project में concerning risk क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन मीन के बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, उसमें से कौन से वाले का इफेक्ट ज़्यादा है या क्या इफेक्ट है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू एनालाइज इन द रिस्क एनालिसिस फेज। एंड देन यू आल्सो हैव टू प्रायोरिटाइज द रिस्क के जो ज़्यादा आपके आप कह सकते हो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाले रिस्क हैं उनको आप पहले मिटिगेट करें। ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से आप रिस्क को भी प्रायोरिटाइज पे कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एट द प्लानिंग फेज व्हेन आई वाज टेलिंग यू कि प्लानिंग का हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट वाज द रीज़न बिकॉज यू हैव टू लुक बैक टू योर प्लान अगैन एंड अगैन जो भी आप मैनेज कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, सो रिस्क प्लानिंग में ये होता है कि आप एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हो कि आप किस तरह से उन रिस्क को हैंडल करोगे। एंड मॉनिटरिंग इज़ कि आपकी करंट स्टेट ऑफ रिस्क क्या है। आपके एक फेज़ में रिस्क अभी पहुंचा नहीं था या चांसेस थे होगा, कुछ दिनों बाद फिर आप उसको दोबारा से एवेलुएट करते हैं कि वाकई इट हैज़ अकर्ड और नॉट, फिर उसका कितना इफेक्ट हो रहा है या अगर आप उसको हैंडल कर रहे हो तो वो उस स्टेज में कितना आप उसको रिड्यूस कर चुके हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे कम अंडर दी रिस्क मॉनिटरिंग। सो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। This is risk identification, which consists of listing all risks that are adversely affect the successful execution of the project. When we want to identify the risk, तो हम लोग usually जो है वो प्रोजेक्ट की सक्सेस को नहीं देख रहे होते, क्योंकि हमने बेसिकली जब हैंडल करने की बात होती है या रिड्यूस करने की बात होती है तो फिर हम उन चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो इट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग द आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ, हम टाइम और रिसोर्सेज लगा रहे हैं एक चीज़ के लिए तो वो हम इस चीज़ पे लगाएंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड कर सकें, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो सके, जो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज कर रही हैं हम उन चीज़ों को देखें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो जिसमें लेट्स सपोज अगर आप जितना एक्सपीरियंस्ड आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उतना आप चेकलिस्ट बनाते हो कि ये पॉसिबल हमारे रिस्क हो सकते हैं एसोसिएटेड विद योर रिस्क।
या एक आपके पास चेकलिस्ट इस तरह की हो सकती है, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े हैं, एग्जांपल्स थी, तो उस तरह की एक चेकलिस्ट आप अपने पास कंप्लीट बनी हुई भी मिलती है, आप बना के अपने पास रख लें रिस्क की, कि जी आपका टीम का इशू है या टूल का इशू है, टेक्नोलॉजी का इशू है, फिर वो आप अपने स्ट्रक्चर का इशू है, फिर वो आप अपने रेलेवेंट प्रोजेक्ट के साथ आप देखते जाओ कि इनमें से कौन कौन से रिस्क आपके प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट हैं, तो उनको आप चेक करते जाओ। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये चीज़ हमारी पॉसिबल है कि अगर कर सकती है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इजी वे। देन यू हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि यू आर एक्चुअली टेकिंग दी कंसेंसस फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि रैंडमली लोग आपको अपनी सजेशंस या अपने जो आइडियाज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इट्स नॉट लाइक दैट यू विल कॉल रैंडम पीपल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्चुअली यू हैव टू कॉल द कंसर्न्ड एंड नॉलेजेबल पीपल जो कि ऐसा कर सकते हो, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो आप एक मीटिंग कॉल करके उन सबसे उनके सजेशंस और उनके हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजुअली बड़ी अच्छी टेक्निक होती है व्हेन द नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग इट टुगेदर। उसमें ये होता है कि आपकी बहुत अच्छा जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पीपल। देन यू हैव द कैजुअल मैपिंग। मैपिंग के अंदर यू आर एक्चुअली मैपिंग द कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि आपका रिस्क होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी प्रोसीजर है या जो भी आप लेट्स सपोज को डिसीजन ले रहे हैं कि हमने कौन सा वाला प्रोसेस मॉडल इसके अंदर यूज़ करना चाहिए, हम एजाइल स्क्रम कर लें या कोई और कर लें, तो उसके अंदर आप साथ उसके इफ़ेक्ट्स भी देखते जाओ कि अगर मैं वाटरफॉल यूज़ करूँगा तो ये होगा, अगर मैं एजाइल स्क्रम यूज़ कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा। तो जब आप इसको कॉज एंड इफेक्ट की टर्म्स में देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर डिसीजन भी आप ले सकते हो और आपके रिस्क भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो आपको बेहतर पता चल सकता है कि कौन से मॉडल से आपके क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो व्हेन यू आर स्टडिंग द कॉज एंड इफेक्ट तो फिर आपके डेफिनेटली वहाँ से रिस्क भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल कुछ आप कह सकते हो कि ट्रिक्स होती हैं ताकि आप मिस आउट ना कर जाएं किसी रिस्क पे, किसी पोटेंशियल रिस्क के ऊपर, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि लास्ट टाइम व्हेन यू हैड द क्विज, आप लोगों से प्रोसेस मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने पूछा था, आप लोगों ने लिखा होता है एजाइल। तो एजाइल के बहुत सारे मॉडल्स हैं, 2-3 मॉडल्स हैं। हमने पेयर प्रोग्रामिंग भी पढ़ी, हमने इस तरह की 2-3 चीज़ें पढ़ी, तो मेंशन किया करें कि आप कौन सी एजाइल मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, so next time when you are talking about any process methodology to mention किया करें जो exact नाम हो methodology का वो। Okay, the approaches that we were discussing so far, risk को identify करने के लिए brainstorming, as I have told you that you have to involve a group of people working together ताकि आप potential risk को identify कर सकें। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर आप कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप पास्ट नॉलेज वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कौन से मोड्स पे काम करना चाहिए, टूल्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, सो इट हैज़ टू बी अ फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन ताकि एवरीबडी फील्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ही कैन टेल यू व्हाटएवर ही थिंक्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। राइट, अब आप में से कोई एक बच्चा मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा और आपकी सारी क्लास मिलकर उसके लिए brainstorming करेगी for identifying few risks. So who is going to volunteer himself and his project? आप में से कोई अपना प्रोजेक्ट शाबाश बताएं, कोई टाइटल बताएं अपने प्रोजेक्ट का, कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप में से बताएगा। मैं खुद ही नाम कॉल कर लूँ या आप लोग में से कोई खुद वॉलंटियर करेगा? आप लोगों से पूछ रही हूँ, who will volunteer him? अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बता दें, बाकी काम तो सारी क्लास ने करना है ना, रिस्क आइडेंटिफाई सब मिलके करेंगे। Everybody have to participate in the brainstorming. So let's suppose that this is a brainstorming session for your project. So who is going to tell me about your project? नसीम मुनीर, आपका क्या प्रोजेक्ट है बेटा जो आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट उठाया है? मेहदी हुसैन, आपका क्या प्रोजेक्ट है? उमर न्याज, आप अपना प्रोजेक्ट बता सकते हैं?
उमैर यासीन, आप अपना प्रोजेक्ट बता सकते हैं? I'm going to mark absent for all of these names that I have just called. कोई प्रेजेंट है तो वो अपने प्रोजेक्ट बता दें if you want to learn. हाँ जी उमैर यासीन, आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या प्रोजेक्ट चूज किया है? टाइटल बता दें अपने प्रोजेक्ट का. हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें. मेरी मुझे मुड़ के आ रही है तो आप बोलें. शाबाश. क्या प्रोजेक्ट है बेटा आपके सेमेस्टर? प्रोजेक्ट क्या उठाया? टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का? हमजा फारूक, आप प्रेजेंट है बेटा? ओके अदनान करीम ने अपना प्रोजेक्ट बताया जी, AI बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस. आपके ग्रुप में कौन कौन है, या अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें. मैसेज नहीं, अनम्यूट करें अपने माइक को और मुझे रिस्पॉन्ड करें प्लीज़. आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम बताया AI बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कर रहे हो कि आपकी डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म होते हैं एज फार एज आई रिमेंबर योर PBS. तो उसमें आपने ये चीज़ कही थी. यू आर यूजिंग लैपटॉप अदनान करीम. सो इफ़ यू आर यूजिंग लैपटॉप तो मेरा ख्याल है बगैर माइक के भी काम चलता है. जी AI बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस आपने मुझे बताया, जिसके अंदर ये हो रहा है कि आप इस तरह की सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर इमेज प्रोसेसिंग और वो चीज़ें हो रही है और टेस्ट की बेस पे रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं. ऐसे ही हो रहा है ना, एक्सरेज और MRIs, और ये भी आपने इसके अंदर डाली थी. और ये आपका है AI बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस. सो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर. तो मैं बाकी सारे बच्चों से पूछूंगी कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या क्या रिस्क लगता है कि हो सकता है. टीम वगैरह का और ये जो स्केड्यूल का और कॉस्ट वगैरह का रिस्क है, इसको छोड़ के इसके अलावा आपके ख्याल में क्या एसोसिएटेड रिस्क हो सकते हैं विद द AI बेस्ड मेडिकल डायग्नोसिस? मैम अगर डाटा इनफ ना हो तो फिर AI जो है वो फिर उस हिसाब से एक्यूरेसी नहीं दे पाएगी. यस, एक्यूरेसी का इशू हो सकता है. एक्यूरेसी आपकी एक रिस्क हो सकती है कि आपकी जो जनरेट हो रही है रिपोर्ट, हाउ एक्यूरेट इज दैट. ठीक है. इसके अलावा परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है इसके अंदर कि नहीं हो सकता? हो सकता है अगर आपके इमेजेस या ये वाली चीज़ें या स्कैन्स जो हैं वो अगर आपके ज़्यादा विजिबल या ज़्यादा रीडेबल नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि इशू हो. ऐसे है. मेहदी हुसैन, आपकी आवाज़ कट रही है बेटा. मैम टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है. सेंसर मतलब कि मॉडर्न सेंसर है, मतलब यस टेक्नोलॉजी रिलेटेड. यस गुड. टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपके रिस्क हो सकते हैं. वेरी नाइस. और कोई? मैम अगर मॉडल को सही तरह ट्रेन न किया जाए तो फिर वो इनकरेक्ट रिजल्ट भी दे सकता है. मशीन लर्निंग अगर हमारी इनफ, या ये कहना चाहिए कि मशीन लर्निंग अगर हमारी कम है या इनफ नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो यस उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं. तो वो चीज़ भी आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, है ना. वो भी आपकी टेक्नोलॉजी जो आपकी वो है कैटेगरी है उसके अंदर आ जाएगा. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ. इस तरह से ये दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन in which different people gather and they give their suggestions and they can find out different kinds of risk based upon their own understanding of the project. तो इसके अंदर आप different stakeholders को involve कर सकते हैं. अब चूँकि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग डेवलपमेंट
पर्सपेक्टिव में देखें, आप में से एक ने एक्यूरेसी का, एक ने परफॉर्मेंस का, एक ने टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये जो आपने मशीन लर्निंग की बात की. सो ऑल ऑफ द रिस्क दैट यू गाइज हैव एक्चुअली identified, they are kind of, you know, it's like development related, your technology related, because you actually belong to the computer science group. और अभी तक जो आप लोगों के ख्याल में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से बनाएं. सो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट रिस्क बताएंगे. लेट्स सपोज अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर कुछ स्पॉन्सर्स को शामिल कर देते हैं जो कि नॉलेजेबल हो, ठीक है, तो वो आपको फिर उस टर्म में अपने जो है वो आपको ये रिस्क बता सकता है कि लेट्स सपोज या आपके हॉस्पिटल्स, लेट्स सपोज अगर आप ये एक चीज़ किसी हॉस्पिटल के ऊपर एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो जो आपके हॉस्पिटल के आप कह सकते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स रेलेवेंट हॉस्पिटल्स होंगे, वो आपको ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो आप एक सिस्टम आके लगाएंगे, इसने काम करना छोड़ दिया या फलाने टाइम पे ये वाली रिपोर्ट जनरेट नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे. तो इट मीन्स के उनका जो एक सेंस होता है वो एक अलग होता है कि हम पेशेंट्स को किसी और हॉस्पिटल में भेजेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा. क्योंकि एक्चुअली जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे ये शिफा और ये काफ़ी अच्छे नाम है, लेकिन इसके अंदर दे एक्चुअली वांट टू दे एक्चुअली बाइंड देयर पेशेंट्स विद देमसेल्व्स. ठीक है, वो समटाइम्स टेस्ट की रिपोर्ट्स भी पेशेंट्स को नहीं दे रहे ताकि दे कीप कमिंग बैक टू देम. ठीक है, और वो सेकंड ओपिनियंस ना ले सकें. तो इस तरह के जो इश्यूज हैं अब आपका वो स्टेक होल्डर बता सकता है जो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एप्लीकेशन को देख रहा होगा. सो आप लोगों ने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है वो आपने एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के हिसाब से की है, दैट्स वेरी गुड. और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप डिफरेंट एरियाज के स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करते हो जो कि नॉलेजेबल भी हों, जिनको आइडेंटिफाई करना आता हो. ठीक है, सो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हो तो एज अ रिजल्ट यू हैव अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. You have a team of people with knowledge of the problem, a brainstorming technique, a facilitator, and means to both record and disseminate the results of the process. ठीक है, फैसिलिटेटर किसी भी मीटिंग का फैसिलिटेटर होता है. फैसिलिटेटर किसे कहते हैं वैसे जनरली? मैम हेल्पफुल. नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर फैसिलिटेटर कौन होता है? किसी मीटिंग के अंदर फैसिलिटेटर क्या किस बंदे को कहते हैं आप? मैम जो मीटिंग अरेंज करता है. यस, जो कि मीटिंग को भी अरेंज कर रहा होता है, आपको बाकी चीज़ें भी सारी प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, एंड ही मेक्स श्योर कि व्हाटएवर इज डिस्कस्ड इन दी मीटिंग इट्स आल्सो कम्युनिकेटेड विद दी अदर, और वहाँ पे जो डिसाइड हुआ है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा. और इस तरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी मीटिंग के फैसिलिटेटर के साथ एसोसिएटेड होती हैं. ठीक है, सो आपने भी अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है. देखिए, आपको भी एक प्रॉब्लम, पहले आपने सिर्फ अभी तो हमने तो डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपने मशीन लर्निंग का कहा, तो फिर इट मीन्स के देन यू विल हैव सर्टेन पीपल who will have the knowledge in this domain and then you can ask them कि जी हमारा ये रिस्क हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, तो आप मशीन ट्रेनिंग जो है वो अप्रोप्रिएट एक्सटेंट तक उसको कराएं ताकि ये इश्यूज हमें फेस ना करने पड़े. सो एक्चुअली इन ब्रेनस्टॉर्मिंग यू कम अप विद अ प्रॉब्लम एंड यू आल्सो हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. सो व्हेन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन यू आल्सो नो कि ये काम अब हमें किससे करवाना है. ठीक है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी एक अच्छी टेक्निक हो सकती है टू आइडेंटिफाई द रिस्क बिकॉज यू हैव डिफरेंट माइंड्स एंड व्हेन यू हैव डिफरेंट माइंड्स यू कैन इट्स पॉसिबल कि आप किसी चीज़ पे मिस आउट ना करें और आप जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क है आप उनको आइडेंटिफाई कर लें. दूसरा तरीका चेकलिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके रिस्क हैं, कंट्रोल फेलियर्स हैं, हैज़ार्ड्स हैं जो अकर हुए हैं इससे पहले, ठीक है, या एक्सपेक्टेड हैं जो कि हो सकते हैं, तो उन चीज़ों की आप एक चेकलिस्ट बना दें और उनको आप रिलेट कर लें अपने प्रोजेक्ट के साथ कि हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ें रिलेटेड हैं कि नहीं है. लेट्स सपोज अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जैसे यहाँ पे एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस, ये मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ लिखती हूँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें से हर एक किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ रेलिवेंट हो. ठीक है, यूजुअली मैं आपको ये कहती हूँ ना कि आपका होता है ना रिस्पॉन्स टाइम, और उसमें मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल दी थी कि हर सॉफ्टवेयर के लिए आप रिस्पॉन्स टाइम को बहुत ही क्रूशल नहीं कह सकते. आपकी कुछ सॉफ्टवेयर होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपकी जिसके अंदर ये आपके स्टेक्स होते हैं और उस तरह की आपकी सारी कोई कहना चाहिए कि फाइनेंशियल आपका कोई बेनिफिट है,
उस तरह की अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर है तो फिर आपके जो है रिस्पॉन्सेज मैटर करते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स वो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसके अंदर नंबर्स जो हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो अगर आपको जो आउटपुट है या रिस्पॉन्स लेट आ रहा है तो इट मीन्स के यू आर मिसिंग ऑन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी टाइम क्रिटिकल होती हैं, इसमें आपका रिस्पॉन्स टाइम मैटर करता है, ठीक है। और इसमें ये रिस्क हो सकता है कि अगर वो रिस्पॉन्स लेट करेगा तो देयर कैन बी अ रिस्क, ठीक है। देन यू कैन हैंडल इट एंड रिस्पॉन्स टाइम आपका ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारी आपकी इस तरह की सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि टाइम क्रूशल नहीं होती, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास एक चेकलिस्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की जो है वो होनी चाहिए रिस्क की, और उसमें से जो आपको रेलेवेंट लगे अपने प्रोजेक्ट के साथ उनको आप चेक कर सकते हैं। सो दिस चेकलिस्ट अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑल्सो साथ साथ डिवेलप भी होती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इट कीप्स ऑन डिवेलपिंग एंड इम्प्रूविंग। सो हमारे पास अभी तक हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ये सारी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर पर्सनल शॉर्टफॉल्स, जो कि हमने ये बताया था कि आपको स्टाफिंग के जो इश्यूज होते हैं कि वो कम हो गई है, कोई लीव करके चला गया है, या जब कोई आता है तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ता है, तो ये आपके वो इश्यूज होते हैं जो कि आपके स्टाफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। देन यू हैव अनरियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके टाइम और कॉस्ट जो आपने एस्टिमेट किए दे आर अनरियल एज रिक्वायर्ड बाय योर प्रोजेक्ट, ठीक है। कि आपने कॉस्ट को जिस तरह से डिज़ाइन किया है, या अगर आपने डेवलपमेंट या आपने प्रोसेस मेथडोलॉजी लेट्स सपोज इंक्रीमेंटल लगाई है, तो डेफिनेटली फिर आपको हर इंक्रीमेंट को प्लान एग्जीक्यूट और उस सारी चीज़ों के लिए आपको अलग से एस्टिमेट रखने चाहिए फॉर ईच इंक्रीमेंट। ऐसे ही होना चाहिए, हर फेज़ के लिए आपको अलग रखना चाहिए। फिर अगर आप उस तरह से नहीं करते तो इट मीन्स कि आपके टाइम के या ड्यूरेशन के एस्टिमेट्स गलत है। सिमिलरली डिवेलपिंग द रॉन्ग सॉफ्टवेयर फंक्शंस, तो इसका तो मतलब ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर का बेसिक ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए सॉफ्टवेयर बन रही थी, यू आर नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग दैट। तो आप इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? आप इसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि आप इसकी साथ साथ वेरिफिकेशन करते जाएं, ठीक है। वेरिफिकेशन ये होती है कि आप जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो डिज़ाइन को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के साथ, कोड को डिज़ाइन के साथ आप वेरीफाई करते जाओ। फिर आपने जो फंक्शन डेवलप कर लिया है आप उसको रन करके टेस्ट करो। आप अगर यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट है आप उनको प्रोटोटाइपिंग करके दिखाओ, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट टेस्टिंग की जो मेथड्स हैं उसको अगर आप साथ साथ टेस्ट कर रहे हो तो सिस्टम फंक्शंस को आप टेस्ट करके सिस्टम फंक्शन से रेलेवेंट रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अनरियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट है इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इफ यू आर गुड इन यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, तो आप जैसे जैसे ट्रेन होते हैं सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका तो यही होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ट्रेंड हो और वो बहुत ज़्यादा माहिर हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो काम करके बंदा माहिर होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करना आते हैं और आपको ये पता होगा किस तरह के प्रोजेक्ट में किस तरह के टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। डेवलपिंग द रॉन्ग यूज़र इंटरफेस इज द रिस्क, कि आप एक गलत इंटरफेस बना दें जो कि यूज़र्स को पसंद नहीं है। तो इसको रिड्यूस करने का यही तरीका है कि आप इंटरफेस की प्रोटोटाइप बना के पहले यूज़र्स को चेक कराते रहें, ताकि एंड पे जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपकी इंटरफेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट बनी हुई हो, ठीक है। इसी तरह से आपके रिस्क जैसे कर चुके हैं। गोल्ड प्लेटिंग ये होता है कि आपकी एक अननेसेसरी फंक्शन आप डाल देते हैं ये सोच के कि शायद ये आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छा लगेगा, बट एक्चुअली इट इज़ अननेसेसरी, ठीक है। तो ये होता है कि आप बेसिकली जब डेवलपर्स या डिज़ाइनर्स ये काम कर रहे होते हैं तो ये काम उनसे अनइंटेंशनली गोल्ड प्लेटिंग हो रही होती है। यूजुअली कॉन्शियसली गोल्ड प्लेटिंग कोई नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आप डेवलप करते हुए किसी के भी ध्यान में आ सकता है कि ये चीज़ तो ऐसे ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसको भी रिड्यूस करने का तरीका यही है कि आप अननेसेसरी काम ना करें। उसका भी तरीका यही है कि आप टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग साथ साथ करते जाएं। रिक्वायरमेंट स्क्रबिंग का मतलब ये होता है कि आप उनको एनालिसिस और यूज़र इन्वायरमेंट के साथ साथ रहें, कम करते रहें अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि नीडफुल नहीं है इन योर प्रोजेक्ट, राइट। ले आपका ये रिस्क भी हो सकता है दैट लेट चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स, आपने एक दफ़ा डिज़ाइन वाले लेवल पे आप पहुंच गए हैं और उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, या डेवलपमेंट लेवल पे पहुंच गए और रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आ रहा है, तो आपको पता है कि चेंज को मिटिगेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसके लिए आप जो चेंज कंट्रोल या कंट्रोल मैनेजमेंट की जो प्रोसेसेस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी चेंज कंट्रोल थोड़ा सा इसका पढ़ा था,
और दूसरा ये कि आप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्शंस में डिलीवर हो। आप लोगों ने जो क्विज दिया था उसमें मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है कि आपको अभी तक इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव के अंदर डिफरेंस नहीं पता। जो इंक्रीमेंटल होता है उसके अंदर इंक्रीमेंट्स में कोई पोर्शन ऑफ योर प्रोग्राम इज बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। आपने लेट्स सपोज कहा कि हमने ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट डिलीवर कर देना, फिर मॉड्यूल 2 देंगे, फिर मॉड्यूल 3 देंगे, दैट इज इंक्रीमेंटल, राइट। आइटरेटिव के और सारी फंक्शनैलिटीज को थोड़ा थोड़ा टच कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको एनहांस एंड इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम का एक फीचर है पेमेंट, और पेमेंट बाय कैश है, थ्रू पेपॉल भी है, अब आप अगर आइटरेटिव करेंगे तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप रख लेंगे कैश ऑन डिलीवरी आपने रख ली, तो आपका जो फीचर था पेमेंट का वो तो बन गया ना। अब आप ये कर सकते हैं कि उसको आइटरेट करते रहें, उसको चेंज करते रहें, उसको इम्प्रूव इट, कि आप इसके अंदर और ऑप्शंस डाल दें, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंटल करेंगे तो उसमें आपको ये पेमेंट का पूरा मॉड्यूल विद 3 डिफरेंट ऑप्शन आपको इंक्रीमेंट में दे दें एज अ मोस्ट है कि आप बिट्स बाय बिट्स अपना जो सॉफ्टवेयर है, बिट्स तो खैर बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल या इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट आप अपना प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं, तो उसमें फिर ये आपके पास हो सकता है कि आप चेंजेस को फिर उसके अंदर नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर आप हैंडल कर सकते हो। सो आप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर लो अगर आपके पास लेट चेंजेस आ गई हैं तो, ठीक है। देन शॉर्टफॉल्स इन एक्सटर्नली सप्लाइड कंपोनेंट्स, अगर आप सप्लायर्स पे किसी चीज़ पे या टेंडर्स वगैरह का जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं होते एंड वी गेट हैंड्स ऑन देम फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें अगर आपके शॉर्टफॉल आ जाती है तो ये तो रिस्क हो सकता है कि आपने एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की है लेकिन वो आपको उस टाइम पे उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन नेवर बी श्योर कि वाकई ऐसा होगा, ठीक है। तो उसमें आप फिर इस चीज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बेंचमार्किंग, इंस्पेक्शंस, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि आपको कुछ सप्लायर्स का पता है कि दे ऑलवेज सप्लाई यू द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दे सप्लाई यू ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग। तो आप हमेशा उन्हीं सप्लायर्स के थ्रू ही अपनी चीज़ें लें, दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्किंग। इंस्पेक्शन ये होती है कि यू कैन इंस्पेक्ट एंड सी कि कौन सा सप्लायर ज़्यादा रिलायबल है, तो यू कैन यूज़ हिम, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से ये होता है कि जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं तो पीपल एक्चुअली अबिड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर वो नहीं फुलफिल कर रहे होते अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अपने ड्यूटी, तो फिर आप उस पर कोई ना कोई चार्जेस या फाइन्स इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम रख सकते हो। तो वो ये होता है कि आपको मोटिवेशन होती है फॉर द सप्लायर्स कि वो आपका टाइम पे काम कर सके, ठीक है। देन शॉर्टफॉल्स इन एक्सटर्नली परफॉर्म टास्क, यूजुअली आउटसोर्सिंग भी की जाती है, सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। फ्रीलांसिंग इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटर्नली परफॉर्म टास्क, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ द वर्क इट इज़ बीइंग आउटसोर्स्ड, ठीक है, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन से इरेलेवेंट लोगों से कुछ काम करवा रहे हो, ठीक है। तो अब वो काम आपका अगर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, आप हो सकता है डिज़ाइन बनवा रहे हो सकता है आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हो, तो जो भी चीज़ आप करवा रहे हो उसमें आपका ये रिस्क हो सकता है कि वो अच्छा ना हो, ठीक है। तो उसमें फिर ये हो सकता है कि आप उनको पहले से कोई सेट डिज़ाइंस प्रोसीजर्स अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पहले से बताते हैं ताकि मोस्ट प्रोबेबली जो आपको रिजल्ट मिले वो आपके अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन मिले। देन वी हैव रियल टाइम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। रियल टाइम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल जो आपकी सिमुलेशन वगैरह होती है वो चीज़ आपको रियल टाइम में एक चीज़ बता रही होती है, सिमुलेशन आपकी एक्चुअल वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं होती, वो आपको सिर्फ ये बता रही होती है कि जी ये काम इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आप गेम्स को मोस्टली जब टेस्टिंग गेम्स की होती है तो वो आप सिमुलेशन बेस्ड टेस्टिंग मोस्टली की जाती है। एआई के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिमुलेशन की बेस पे आप टेस्ट करते हो कि आपने कितनी सही चीज़ को रखा हुआ है। तो आपके जो रियल टाइम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें प्रोटोटाइपिंग या सिमुलेशन के थ्रू आप उनके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। देन यू हैव डेवलपमेंट टेक्निकली टू डिफ़िकल्ट, बाज़ प्रोजेक्ट्स डेवलप करना जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो डेफिनेटली फिर इसका तरीका यही है कि आप
जो मैनेजमेंट की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको आप 1 बाय 1 सही करके फॉलो करें, तो ही आपका फिर जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट activity that we have to perform in risk management is risk analysis. फर्स्ट जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर उसके बाद आप एनालाइज करते हो। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो 2 टेबल्स मैंने आपको ये शेयर किया है कि आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। इट गिव्स यू अ bunch of information about the different types of risks that you can face. ये सारे भी आपके एक तरह के टाइप ऑफ रिस्क हैं, तो इस तरह के आपके रिलेटेड रिस्क डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं। सो इट्स अप टू यू दैट हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट resources. Okay, the next activity that we perform after identification is risk analysis or assessment. ठीक है, और उसमें ये होता है कि we have to rate the risk, और risk को rate हम 2 तरीकों से करते हैं, यानी हम probability देख रहे होते हैं बेसिकली, और उसमें हम probability ये देख रहे होते हैं कि इसकी कितनी probability है कि अगर करेगा, ठीक है, और हम ये देख रहे होते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या कितना, अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो कितना एक नेगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो कितना एक पॉजिटिव है, इनके इफेक्ट इसका कितना है। सो रिस्क लाइकलीहुड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरिंग, एंड इम्पैक्ट इज बेसिकली द इफेक्ट जो कि आपका या जो रिजल्ट होगा एज एन अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो होता है उसको आप बाकी चीज़ों पे नहीं बात कर रहे होते, हम बेसिकली रिस्क का इम्पैक्ट अपने प्रोजेक्ट पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं जो कि आपको एनालिसिस के अंदर आपका जो फोकस होता है वो इन 2 इंफॉर्मेशन पर होता है। और आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि इसके कितने चांसेस हैं कि ये रिस्क अगर करेगा। ठीक है, अगर आपके बहुत कम चांसेस हैं तो यूजुअली आप फिर उसको इग्नोर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो डू नथिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक इन रिस्क हैंडलिंग, यू शुड नो दैट। रिस्क एक्सपोजर और वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी बेस पे फिर आप प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस में हमने ये बात की थी कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज द रिस्क। तो हम प्रायोरिटाइज जो है वो इसी बात पे कर सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट रिस्क है। अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है या वो इस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट कर रहा है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू डिवाइज अ स्ट्रैटेजी टू हैंडल इट। ठीक है, अगर रिस्क है लेकिन आप गुजारा कर सकता है आपका प्रोजेक्ट, तो यू विल लेट इट गो। ठीक है, क्योंकि रिस्क की मैनेजमेंट पे भी आपकी मजीद कॉस्ट लगती है। सो जो आपकी टोटल रिस्क की वैल्यू होती है इन न्यूमेरिकल टाइम टर्म्स, इट इज इक्वल टू रिस्क लाइकलीहुड इनटू रिस्क इम्पैक्ट। जब आपके पास परसेंटेज के अंदर या पॉइंट्स के अंदर एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल आपकी रिस्क वैल्यू होगी। यू विल लर्न दिस इन फ्यूचर स्लाइड्स। हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज द रिस्क? ठीक है, हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि हम रिस्क को जब अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको, एक तो ये होता है कि कौन से रिस्क इस तरह के हैं जिनको आप इजीली हैंडल कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो, उनकी अकरेंस के चांसेस को भी कम कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कि अगर आप उनकी अकरेंस को कम नहीं कर सकते, आपको एक्सपेक्टेड है कि ये तो होगा, तो उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करने की आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव टू कम अप विद द प्लान्स टू डील विद द रिस्क। So risk planning is one of the activity that we do after the risk analysis. So you will know the different techniques that we will be using for planning the risks. ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिंपल 5 स्ट्रेटजीज हैं, इनमें से कुछ मैंने आपको ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इन डिस्टिंक्टिव वेरी डिस्टिंक्टिव टर्म्स वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, और यही सारी चीज़ें हालांकि हमने पहले पढ़ी हैं। इट्स मेल एक्सपोज हैजार्ड प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी ये रिस्क, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टाफ से रिलेटेड ये रिस्क हो सकता है कि बीच में कोई छोड़ के चला जाए, क्योंकि आपने तो परमानेंट जॉब लेट्स सपोज नहीं दी हुई, तो एवरीबडी विल बी लुकिंग फॉर एनी अदर जॉब एंड ही कैन गो व्हेनेवर ही वांट्स। तो फिर आपका ये तरीका हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा अर्लियर देन इट्स स्केड्यूल टाइम स्टार्ट कर लें, ताकि अगर इस तरह का रिस्क अगर भी करता है तो आपका जो स्केड्यूल है वो डिले ना हो। दिस इज कॉल्ड एज हैजार्ड प्रिवेंशन, यानी आपका जो नुकसान है वो आपको एक्सपेक्टेड है होना, तो आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो। ठीक है, लाइकलीहुड रिडक्शन ये होगी कि आप उसके अकरेंस के चांसेस को कम करें,
you are actually trying to prevent the risk. लेकिन in real life, in practical grounds, risk cannot be prevented. Risk हमेशा होते हैं, so you can actually reduce them. ठीक है? For example, कि अगर आपकी, जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर लेट चेंजेस हैं, तो आप इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और इंक्रीमेंटल के अंदर ही प्रोटोटाइपिंग भी आप हर इंक्रीमेंट के एंड पे यूज़ कर सकते हैं. सो उस तरह से आप लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस के आपके इंटरफेस यूजर्स को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, या आपकी जो चेंज रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप हैंडल कर सकते हो अगले इंक्रीमेंट के अंदर. इसी तरह से एक हमारा ये तरीका हो सकता है दैट वी अवॉइड द रिस्क. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ रिस्क हमारे इस तरह के होते हैं कि अगर उनके इफ़ेक्ट्स भी हैं लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उनको बर्दाश्त कर सकता है, सो वी जस्ट लेट इट गो. ठीक है, या ये हो सकता है कि हमारे पास अगर इतना टाइम स्पैन है, टाइम फ्रेम अगर है, और जो हमारा जो कोई एक्टिविटी है वो लेट हो रही है, तो आप उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, तो उससे ये होगा कि आपकी एक्टिविटी ड्यूरिंग टाइम ही होगी. तो इसको हम कहते हैं अवॉइड करना. ठीक है, रिस्क ट्रांसफर एंड कंटिजेंसी प्लानिंग, दीज आर द फ्यू concepts that actually need a thorough discussion and examples. So we will be discussing them in next class, and we will be finishing our risk management in next class. ठीक है, that is end of today's lecture. So if you have any questions so far regarding risk management, you can ask.